जिस रियल एस्टेट सेक्टर में बीते साल 6% की विकास दर थी, वो इस वर्ष घटकर 3.7% हो गई है। जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 12.7% थी, वो 5.3% रह गई है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर मकान नहीं बन रहे हैं, बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, इमारतें नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसकी बिक्री भी नहीं हो रही है। ईंटें, सीमेंट, रेता, लोहे के सरिये, ये तमाम चीजें, इनकी भी बिक्री नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बेहद कमजोर है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बाजार में घरेलू मांग जो है, डोमेस्टिक डिमांड जो होती है, वो भी बेहद कमजोर हो गई है। मतलब उसका असर व्यापार पर भी पड़ा है और व्यापारी जो कमाते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में कामगारों की सन 2011 में एसोचैम ने संख्या बताई थी कि वो 13 लाख लोग लगे हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर में ही। अगर इस संख्या को सभी माने तो क्योंकि ये सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया है रियल एस्टेट का, तो मानना चाहिए कि 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस आंकड़े में 1 लाख की कमी इसलिए कर दी है कि संभव है कि इतने लोग अधबनी इमारतों की तराई, सामानों की चौकीदारी आदि में अब भी लगे हों। फिर सीमेंट, लोहा आदि भवन निर्माण सामग्री बनाने के काम में लगे बहुत से लोग भी बेरोजगार हुए होंगे। बाकी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी बढ़ी है। इस तरह सरकार की एक सनक ने अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है, लाखों को बेरोजगार कर दिया है, और वो ये बताने की हालत में भी नहीं है कि नोटबंदी से कितना भ्रष्टाचार रुका, कितना कालाधन बाहर आया, कितनी जाली मुद्रा पकड़ी गई। अगर कोई दूरदर्शी सरकार होती तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण युग हो सकता था। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण आयात के, इंपोर्ट के बिल में जबरदस्त कमी आई। वो पैसा कहां गया? ये अच्छे दिन हैं। प्रभु